सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक 2026 एवं विनियोग विधेयक 2026 पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी। सभापति महोदय, विनियोग विधेयक केवल सरकार द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई को तिजोरी से निकालने की अनुमति मात्र नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का हिसाब है इसकी व्याख्या जो प्रदेश की और हमको उन क्षणों में लेकर के गए और मैं समझती हूँ हमारे भविष्य को आश्वस्त करती है कि लोकतंत्र में कि ऐसे लोगों के रहते हुए राजस्थान को किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। विनियोग श्रीमान राजपाल सिंह जी शेखावत का भाषण याद होगा श्रीमान कृपलानी जी को, जब बजट की शुरुआत की थी, उसके बाद आज सबसे प्यारा और अच्छा भाषण हमारे प्रभारी मंत्री जी भी सुन रहे हैं। लोकतंत्र में संख्या का खेल, श्रवण जी बैठो, लोकतंत्र के अंदर संख्या का खेल होता है और संख्या आपके पक्ष में है तो निश्चित तौर पर वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक आज पारित भी हो जाएगा। सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष के अंदर हम सब बहुत अपने अपने हिसाब से अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं और अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी बात रखते हैं। और मैं समझती हूँ गांव के अंदर जो गरीब किसान और मजदूर बैठा है उसको हमारी भारी भरकम जो शब्दावली हम यहाँ पे काम में लेते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, जीडीपी, मुझसे उनको मतलब नहीं है। वो जो दूर दराज आखिरी पायदान पे जो गरीब किसान और मजदूर बैठा है उसके हिसाब से राजस्थान का बजट उस समय पारित होगा, वो मानेगा कि आज राजस्थान का बजट विधानसभा में पास हुआ है। सभापति महोदय, जब उसकी थाली में एक और रोटी आ जाएगी, सभापति महोदय, उसे तब मालूम होगा जब हमारा बजट पास करने का, जब उसके खेत के अंदर खाद और बीज आ जाएगा। सभापति महोदय, उस गरीब किसान को और मजदूर को हमारे बजट पास होने का तब पता चलेगा जब हम किसी बेरोजगार को रोजगार दे देंगे। सभापति महोदय, अब मैं कुछ राजस्थान की जो आज की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। हमारे समय में 2023-24 में प्रति व्यक्ति पे कर्ज का जो भार था वो 70,800 रुपए के लगभग था, लेकिन आज 26-27 की अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख से भी ज्यादा का कर्जा पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है सभापति महोदय कि 2 साल के अंदर राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति कर्जा जो है वो 1.5 गुना बढ़ा। हम बात करते हैं यहाँ पर पक्ष के अंदर जो भी हमारे विधायक, सम्मानित विधायक खड़े होते हैं, डबल इंजन का नारा देते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, ये आपका डबल इंजन है। अगर आपका डबल इंजन है तो इस घाटे को कम करना चाहिए। लोग पे जो पर व्यक्ति जो कर्ज बढ़ रहा है उसको कम करने की कवायद अगर हम लोग करते हैं तब डबल इंजन आपका काम आता है। सभापति महोदय, राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा एसजीडीपी का 3.69% है और अनुमानित सीमा जो है वो 3.70 है। और ये तो आपने अनुमान करा है कि इतना घाटा होगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर जब समय आएगा तब हो सकता है कि ये घाटा 3.70 से कहीं ज़्यादा चला जाए। सभापति महोदय, हम कृषि बजट की बात करें, आपने कृषि बजट पर, क्योंकि पिछली बार हमने देखा पिछले कई समय से राजस्थान की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 25 से 30% का हिस्सा रहा है। और हम बात करें 25-26 की बजट की तुलना में अगर 26-27 के बजट की हम बात करें तो आपने 2026 में कृषि आवंटन स्टेट जीडीपी का 5.58 रखा है। 2026 के अंदर 5.58 था, जबकि आपने 2027 के अंदर ये आवंटन घटाकर 5.55 कर दिया, 0.03% कम कर दिया।
आप लोग करेंगे कि 0.03% कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी नियति बताती है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप किसानों के हित के अंदर कितना फैसला करना चाहते हैं। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भगवान भरोसे छोड़ दिया। बजट के अंदर आपने उसके लिए और ज़्यादा हम लोगों को प्रावधान चाहिए था। सभापति महोदय, क्यों प्रावधान करना चाहिए था, उस पे मैं आना चाहूँगी। इंडिया यूएस ट्रेड डील हम लोगों ने देखी। अमेरिका के दबाव में हमने जो ये ट्रेड डील करी है, उस ट्रेड डील के संबंध में एक स्टेटमेंट दोनों देशों ने जारी करा मिलकर, इंडिया ने और यूएसए ने। और सभापति महोदय, अगर हम उस ट्रेड डील को देखें, उसको पढ़ें, तो हमारे समझ में आएगा कि ये भारत के हित में कतई नहीं है और राजस्थान के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। सभापति महोदय, उसका कारण मैं बताती हूँ। क्योंकि हमने अमेरिका आगे आगे घुटने टेक दिए। क्या कारण है वो तो आपके केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व बता पाएंगे, आप लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि आपसे वो चर्चा नहीं करते, आपसे कभी पूछते नहीं है कि आपके प्रदेश के लिए बजट में क्या देना चाहिए, और ना आप कभी मांगने जाते हैं वहाँ पर। लेकिन सभापति महोदय, अमेरिका के लिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को खोलने का काम करा है। आज़ादी के बाद से अमेरिका चाह रहा था कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खुले, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे विश्व गुरु ने घुटने टेक दिए और उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारा जो डेयरी उत्पादन का सेक्टर है उसको खोलने का काम करा। और सभापति महोदय, जब कृषि उत्पाद की हम बात करते हैं, उसके अंदर मक्का, सोयाबीन का ऑयल, और जब डेयरी उत्पाद की हम बात करते हैं तो उसमें चीज़, क्रीम, पनीर और मिल्क पाउडर शामिल है। सभापति महोदय, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आप देखो, अब ये सवाल ये बनता है कि मक्का पशुहार के रूप में अमेरिका हमें बहुत सस्ते दामों पे देगा, सोयाबीन और सोयाबीन का तेल हमें बहुत सस्ती दरों पे मिलेगा, लेकिन हमारे राजस्थान की सरकार ने वो दक्षिण के राजस्थान के बारे में नहीं सोचा, जहां पर मक्का की फसल बहुतायत के अंदर होती है। उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। आपने बजट में वो दक्षिणी राजस्थान के किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं करा। हमारे मुख्यमंत्री जब जवाब दे तो इस बात पे जवाब दे कि दक्षिणी राजस्थान के किसानों ने उनका क्या बुरा करा है। सभापति महोदय, जब हम अमेरिका के कपास की बात करते हैं तो हम भीलवाड़ा के टेक्सटाइल को भूल जाते हैं। आपने इस बजट के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कोई प्रावधान नहीं करा। आप लोगों को अमेरिका से जो ट्रेड हुआ है उसके बारे में निपटने का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए आपने शायद इसके बारे में अतिरिक्त बजट का आवंटन नहीं करा। सभापति महोदय, हमारा राजस्थान सरसों उत्पाद में सबसे ज्यादा है। यहाँ के जो सरसों उगाते हैं हमारे किसान, उनके भविष्य, उनके परिवार के भविष्य को हमने अंधकार में डालने का काम करेंगे। हमारे गाँव के अंदर सरसों का तेल निकालते हैं, छोटी छोटी घाड़ियाँ बनी हुई हैं। वो घाड़ियाँ अपने बच्चों का पेट तो पालते हैं और आसपास के लोगों को शुद्ध तेल देने का काम करते हैं। हमने उन किसानों को भी तबाह करने का काम इस यूएस से ट्रेड डील से करा है। सभापति महोदय, अगर सभापति महोदय, ये जो ट्रेड डील यहाँ पर राजस्थान के अंदर जब इम्प्लीमेंट होगी तो यहाँ के किसानों को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम ये ट्रेड डील करेगी। सभापति महोदय, और ये बात मैं इस बजट में इसलिए बोल रही हूँ कि जो यूएसए के साथ हमने ट्रेड डील करी, मान्यवर वो 4 फरवरी को करी थी और राजस्थान का बजट 11 फरवरी को पेश हुआ। मैं समझती हूँ कि हमारे बड़े मुख्यमंत्री महोदय आगे की, क्योंकि हम 2047 की बात करते हैं तो बहुत आगे की सोचते होंगे। जब 4 तारीख को ट्रेड डील हो गई आपकी अमेरिका के साथ, तो आपने इन तीनों सेक्टर के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा, और हम लोगों ने उस बजट के अंदर इन तीनों सेक्टर के बारे में क्यों नहीं प्रावधान करा। हमें सोचना चाहिए कि हमारी टेक्सटाइल सेक्टर खत्म हो जाएगा, हमारा सोयाबीन का किसान खत्म हो जाएगा, हमारा सरसों का किसान खत्म हो जाएगा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। डेयरी उत्पाद की बात करते हो सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, डेयरी उत्पाद के अंदर अमेरिका के साथ हमने डील करा।
आप लोगों को जानकारी है कि वहाँ की अमेरिका की जो गाय है वो मांसाहारी है। उन गायों को ब्लड मील जो जानवरों से बनाया जाता है वो उनका आहार होता है। अगर हम उनका डेयरी प्रोडक्ट हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर लाएंगे, हम लोग बड़े हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। आप जवाब दो, वो साधु संतों को जवाब देना पड़ेगा कि इस तरीके की डील होने के बाद में आप कहां जाएंगे? आप सबको क्या मांसाहारी बनाना चाहते हैं? सभापति महोदय, ये सोचने का विषय है, ये एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने का विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भविष्य का सवाल है, ये हमारे देश का भविष्य का सवाल है। हम यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हकीकत के अंदर देखते हैं तो हम उसके अंदर शून्य पाते। ये हमारी जो विधानसभा है, हमें यहाँ लोग चुनकर भेजते हैं क्योंकि हम उनके लिए बजट का यहाँ पर प्रावधान करें, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोचें। लेकिन यहाँ पर भी आकर सभापति महोदय हम अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख दें, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। एक और मजे की बात सभापति महोदय, केंद्र करों की हम बात करें, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अब तक 6.026% था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर ये हमें पिछली बार मिला। सभापति महोदय, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हमारा हिस्सा घटकर 5.926% रह गया है, और मैं समझती हूँ ये इस सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है। इसलिए फेल्योर है कि केंद्रीय वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हमारा सीधा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, हमारे जो इसके जो प्रतिनिधित्व मंडल आया था, जिसमें अरविंद जी पानगड़िया साहब थे उसके वित्त आयोग के अध्यक्ष, और उनकी टीम जब राजस्थान का दौरा कर रही थी तो हमारी सरकार ने इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने ज़्यादा बजट लेने के लिए उन पे कोई दबाव नहीं बनाया। हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने न कोई ऐसे मापदंड उनसे तय कराए जिससे वो हमें कोई विशेष पैकेज देकर जाए। सभापति महोदय, इस बारे में भी हमारी सरकार का फेलियर है। हमारा जो राजस्थान के भीलवाड़ा से है शायद। सभापति महोदय, जब 15वां वित्त आयोग राज्य को कर बांटता था, जब बंटवारा होता था, तो क्षेत्रफल को 15% का वेटेज दिया जाता था। लेकिन 16वें जो वित्त आयोग है उसने हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल को 10% का, केवल 10% का वेटेज दिया, इसलिए हमारा करों के अंदर हिस्सा कम हो गया। सभापति महोदय, ये एक सोचनीय विषय है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इसका मतलब हमारी डबल इंजन की सरकार, हम बोलते बोलते हैं लेकिन काम की नहीं है, उसके इंजन फेल है। इस बारे में भी हमें सोचने की, क्योंकि जो फंड हमें वित्त आयोग से मिलेगा सभापति महोदय, वो यहाँ की जनता के काम आने वाला है, राजस्थान के विकास के अंदर काम आने वाला है। लेकिन उसके अंदर भी अगर राजस्थान की सरकार उदासीनता दिखाती है तो ये बहुत सोचने की बात है। सभापति महोदय, अब कैग की रिपोर्ट पर आए, क्योंकि पूरा लेखा जोखा, वित्तीय लेखा जोखा है वो कैग देखती है, अच्छा बुरा है उसके बारे में कैग बताती है। सभापति महोदय, माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैग की आपत्ति आई है रिपोर्ट पर 25-26 के ऊपर। कैग ने निरंतर ये चिंता जताई है कि राजस्थान अपनी उधारी का एक बड़ा हिस्सा 60 से 70% पुराने ऋणों के पुनर्भुगतान पर और राजस्व घाटे को पाटने में खर्च कर रहा है। सभापति महोदय, कैग ने इसे वित्तीय स्थिति के लिए एक जोखिम बताया है। दूसरा जो कैग ने कहा, कैग ने ये माना है कि राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम में लगभग 62,818 करोड़ का निवेश किया। कितना किया सभापति महोदय? 62,818 करोड़ रुपए का निवेश किया और केवल मात्र 6 करोड़ का रिटर्न उसे मिल सका है। ये तो स्थिति राजस्थान की है और रिपोर्ट ने इसे
सरकारी धन की बर्बादी और निवेश के प्रबंधक में चूक माना है सभापति महोदय। ये सरकार सो रही है, हवा के अंदर बात करती है, यहाँ पर आके बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है सभापति महोदय। चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोले आप। बाबू सिंह जी तो मेरे साथ 8 से 13 में विधायक रहे हुए हैं, बहुत सीनियर हैं, और यहाँ पे जो बात रखते हैं मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी कभी कोई वक्तव्य रखते थे, मैं रखती हूँ तो मैं कोई ऑथेंटिक लेकर आती हूँ, हवा में बात नहीं करती हूँ। और ये मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये आपके और हमारे सोचने का विषय, हम दोनों पक्ष मिलकर इसका रास्ता हमें निकालना चाहिए ताकि राजस्थान के हित के अंदर हम लोग फैसले कर सके। सभापति महोदय, कैग ने एक और जो सबसे बड़ी बात कही है, चिंता व्यक्त करी है, वो ये कह रहा है कि परियोजनाओं में देरी जो अक्सर यहाँ पर विधायक चाहे पक्ष के हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, अब मुद्दे उठा रहे हैं कि जब परियोजना बजट में पारित हो गई, चाहे पिछली सरकार में हो चाहे सरकार के अंदर हुई हो, हम उनको योजनाओं को टाइम बाउंड योजना नहीं लाते हैं। उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि ये योजना अगर 6 महीने में कंप्लीट होनी है या इसी वित्तीय वर्ष में कंप्लीट होनी है तो कंप्लीट होनी है। उसका जो वित्तीय भार बढ़ता है वो हम सब लोगों पे बढ़ता है, इसलिए इस चीज़ का भी प्रावधान होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपका जो बजट था, मुझे एक कहानी याद आती है। एक प्रदेश के राजा ने एक व्यक्ति को एक सजा दी, फांसी की सजा उस व्यक्ति को दी। उस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए एक आखिर कोशिश मैं कर लूं ऐसा सोचकर राजा को बोला कि राजा जी, मैं आपके घोड़े को 1 साल के अंदर उड़ना सिखा दूंगा। उस कैदी की ये बात सुनकर उसके जो साथ में कैदी थे उन्होंने बड़ी हंसी उड़ाई कि ये कभी संभव हो सकता है कि घोड़ा उड़ सकता है। तो उसने कहा, मैं एक कोशिश करता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। तो वो कैदी साथी जो उसके साथ के थे उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया, कभी उड़ नहीं सकता, इतना हो सकता है कि तेरे को 1 साल और जीने का मौका मिल जाए। तो उस कैदी ने जवाब दिया कि क्या पता राजा मर जाए, क्या पता ये जो जनता है ये खत्म हो जाए, और क्या पता मैं खत्म हो जाऊं, और क्या पता घोड़ा ही उड़ना शुरू कर दे। तो सभापति महोदय, ये जो सामने बैठे हमारी सरकार जो है उसकी सोच भी कुछ इस तरीके की है। जब 2047 की ये बात करते हैं तो ये धरातल पे नहीं है, हवा के अंदर है। इनको ये नहीं पता कि आज क्या लोगों को चाहिए, आज लोगों की क्या जरूरत है, उस पे इनको सोचना चाहिए। 2047 में तो पता नहीं ये रहेंगे नहीं रहे, हम रहे या नहीं रहे, प्रलय आ जाए, देश दुनिया रहे या नहीं रहे। सभापति महोदय, 2 लाइन से अपनी बात खत्म करूंगी। दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां यहां बोलना चाहूंगी। तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। धन्यवाद सभापति। श्री सुभाष जी मिल।